चलो तो ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस इज पार्शियल ऑक्सीडेशन, और होता क्या है, हम ग्लूकोज से पायरूविक एसिड बनाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें याद होनी चाहिए इसके बारे में, ग्लाइकोलिसिस के बारे में, कि ग्लूकोज से हम क्या बनाते हैं, पायरूविक एसिड बनाते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद होना चाहिए। इसके बाद ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या है, ग्लूकोज का लिसिस करना, ग्लूकोज का लिसिस करना, शुगर की स्प्लिटिंग हो जाना, ठीक है। और ये किसने दिया था, 3 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, जिसमें से एक का नाम ई से था, एक का नाम पी से था, एक का नाम एम से था, ठीक है। ये कुछ यहाँ पे आप देख लेना एनसीईआरटी में, इसलिए हम इसको ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं, इसलिए हम इसको ईएमपी पाथवे बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सबके अंदर ग्लाइकोलिसिस होती ही होती है, ठीक है। सबके अंदर ग्लाइकोलिसिस होती ही होती है। तो यहाँ तक हमने सारी चीज़ समझ ली, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि ये ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होती है, तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। सबसे पहले आपको ये बात याद होनी चाहिए। अब आप खुद सोचो कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हो सकता है, किसी भी प्रोकैरियोटिक के अंदर भी हो सकता है, किसी भी सेल के अंदर हो सकता है, तो बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर ऑर्गेनेलीज प्रॉपर नहीं डेवलप्ड है, तो उनके अंदर भी हो रहा है। तो साइटोप्लाज्म तो सब सेल्स के अंदर है ना, तो इसलिए ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होगा, वही साइटोप्लाज्म में होगा। खत्म बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस की। बहुत ही प्यारे तरीके से आपको समझाऊंगी, अगर ऐसे लिखा हुआ ना समझ आए, मैं एक एक पॉइंट लिख के आपको याद करवा दूंगी, ठीक है। तो आपको मेरे साथ सबसे पहले क्या करना है, जो भी ये बीच में लिखा हुआ है अभी ये भूल जाओ, ठीक है, ये सब चीज़ें भूल जाओ। बेसिक पहले हम नाम याद करेंगे, पहले हम सिर्फ और सिर्फ नाम याद करेंगे। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी कि एटीपी कहाँ यूज़ हो रहा है, कहाँ बन रहा है, और वो आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, आपको सब समझ आ जाएगा। सबसे पहले नाम याद करना शुरू करो। सबसे पहले बनता है आपका ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर उसके बाद आपको याद रखना है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, 1,6 बिसफॉस्फेट से बनता है 3PGAL और DHAP, 3PGAL से 1,3 बिस-PGA। अब इसके बाद याद करना बहुत आसान है, 1,3 बिस-PGA से 3PGA, 2PGA, PPE और पायरूविक एसिड। ये तो बड़ा आसान है याद करना, एक राइम की तरह 3-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। 1,3 बिस-PGA, 3PGA, 2PGA, PEP और पायरूविक एसिड। इससे पहले का ये चीज़ ऐसी है जो आपके MBBS कर लो, कोई भी बायो के लिए आप कोई भी मतलब कोर्स कर लो, कुछ भी कर लो, हमेशा ग्लाइकोलिसिस तो याद आपको रखनी ही होती है, मतलब आपको याद होनी ही चाहिए। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, फिर उसके बाद 3PGL, 1,3 बिस-PGA, 3PGA, 2PGA, PEP और पायरूविक एसिड। पहले आपको इतना याद होना चाहिए। नहीं याद हुआ है तो 2-3 बार बोलो, चैट बॉक्स में लिख दो, ज़्यादा है तो, ठीक है, चैट बॉक्स में लिख दो, तुम्हें याद हो जाएगा। टाइप करोगे, लिखोगे तो याद रहेगा। अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है भाई, 6 कार्बन का। तो मैंने यहाँ 6 डॉट्स बनाए हैं, देखो 6 डॉट्स बनाए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्या होता है कि ग्लूकोज सबसे पहले कन्वर्ट होता है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज से कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो अब आप खुद दिमाग लगाओ कि ग्लूकोज में और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में किस चीज़ का फ़र्क है, फॉस्फेट का, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने ग्लूकोज के अंदर एक फॉस्फेट डाला होगा, तभी तो नाम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हुआ है, ऑब्वियस ही बात है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस ग्लूकोज के अंदर एक फॉस्फेट डाला है, तभी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। तो मैंने क्या किया, मैंने एटीपी को कहा कि एटीपी जा और एक फॉस्फेट इसको दिया। एटीपी का मतलब क्या है, एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एटीपी के अंदर कितने फॉस्फेट हैं, 3 फॉस्फेट हैं, ट्राई फॉस्फेट है ना। तो एटीपी ने अपना एक फॉस्फेट इसको दे दिया ग्लूकोज को, और खुद एडीपी बन गया, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। मतलब 2 इसके पास फॉस्फेट रह गए और 3 फॉस्फेट पहले थे, इसने एक फॉस्फेट इसको दे दिया, किसको, ग्लूकोज को, और ग्लूकोज को किस में बदल दिया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। समझ में आई बात। तो क्या अब आपको जिंदगी में कभी ये बात याद रखनी पड़ेगी कि एटीपी यहाँ यूज होता है। अगर आपको ये नाम याद है कि ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो आपको कभी रटना ही नहीं पड़ेगा कि एटीपी यहाँ पे यूज हो रहा है, जब आपको ये चीज़ याद है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे 6 कार्बन थे और इसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया। तो पर्पल का मतलब है कार्बन और पिंक का मतलब है फॉस्फेट जो ऐड होता जा रहा है, ठीक है। अब आगे सुनते जाना फटाफट। विमलेश, आपको क्या समझ नहीं आया, मुझे एक बार जल्दी से बता दो, एक बार जल्दी से बता दो, आपको सब समझ आ जाएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है, आइसोमर्स हैं, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आया, कोई एटीपी ऐड नहीं हुआ, कोई एटीपी हमने लिया नहीं, तो कुछ नहीं हुआ। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से सीधा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया, खत्म। अब क्या हुआ, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बना फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, मतलब कि 2 फॉस्फेट आ गए। लेकिन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में तो एक फॉस्फेट था, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में तो 2 फॉस्फेट आ गए। तो इसका मतलब एटीपी ने फिर से अपना एक फॉस्फेट ग्रुप इसको दिया होगा,
तभी तो आए हैं। तो आपको ये भी याद कभी रखना नहीं पड़ेगा और कभी ये भी याद नहीं रखना पड़ेगा अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे इसमें। तो आप याद रखो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में यहाँ पे एक हमने फॉस्फेट जोड़ा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में भी एक जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके बाद वाला जो फिगर बनेगी वो कैसी बनेगी, एक फॉस्फेट यहाँ जुड़ गया, एक फॉस्फेट यहाँ जुड़ गया, तो ये हो गया आपका फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। समझ में आया सबको, समझ में आया? चलो अब इसके बाद यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से अब एक बात यहाँ पे हल्का सा आपको याद रखना पड़ेगा एक चीज़ कि देखो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से अभी तक सब कुछ 6 कार्बन का था, सब कुछ 6 कार्बन का चल रहा था, पर फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट एक तरह से ना डिवाइड सा हो जाता है, या आप कह लो ऐसे दो चीज़ें इससे बन जाती हैं जो 3-3 कार्बन की होती हैं, 3-3 कार्बन की दो चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है, 3-3 कार्बन की यहाँ पे दो चीज़ें बन जाती हैं। तो अब ये देखो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट 6 कार्बन का था और यहाँ पे 2 फॉस्फेट लगे हुए थे, जैसे ही 3PgAl बना तो ये 3 कार्बन का हो गया और इस पर एक फॉस्फेट लगा हुआ है, ठीक है, 3 कार्बन का हो गया और एक फॉस्फेट लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब जो हम साइकिल पूरी पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस वो इसके बाद से ऐसे पढ़ेंगे, मतलब DHAP को अभी छोड़ दो आप, ठीक है, तो ऐसे पढ़ेंगे कुछ हम पूरी साइकिल इसके बाद। समझ में आई बात? अभी तक क्लियर है? ठीक है, 3 पागल हो गया यहाँ पे, ऐसे याद करो, मेरे को तो ऐसे ही याद रहता है, 3 पागल हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, 3PgAl के बाद हमारा बना 1,3 बिस PgA, ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है, ये क्या है, एल्डिहाइड है, और ये क्या है, ये एसिड है। बिस PgA जो है आप पूरा नाम जाके देखना है NCERT में, तो ये क्या है, ये एक एसिड है, और 3PgAl क्या था, ये एक एल्डिहाइड था। अब अगर आपको बेसिक केमिस्ट्री थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आती हो तो आप बड़े आराम से मुझे बता दोगे कि एल्डिहाइड से अगर मुझे एसिड बनाना होता है कभी भी तो मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे एल्डिहाइड से कभी भी एसिड बनाना होता है तो मैं क्या करती हूँ, मैं एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाती हूँ। और ऑक्सीडेशन में दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप ऑक्सीजन ऐड कर दो या फिर आप हाइड्रोजन रिमूव कर दो। पढ़ा है ये सब ने, इतना पढ़ा है बेसिक। तो 3PgAl से मैंने 1,3 बिस PgA जब बनाया तो मैंने एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट किया, और एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करने के लिए मुझे ऑक्सीडेशन करना है, और ऑक्सीडेशन का मतलब एक ये भी हो सकता है कि मैं PgAl से हाइड्रोजन निकाल लूँ, तो मैंने हाइड्रोजन निकाल लिया। कैसे निकाला, NAD+ को NADH2 में कन्वर्ट करके निकाला और मैंने बिस PgA बना दिया। अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि दीदी आपने तो कहा था कि एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे है, लेकिन यहाँ तो 2 फॉस्फेट ग्रुप है, तो इसका मतलब एक फॉस्फेट और ऐड हुआ होगा। लेकिन आपको यहाँ पे एक ट्विस्ट वाली बात याद रखनी है कि यहाँ पे ATP की फॉर्म में एक फॉस्फेट ग्रुप नहीं जाता है, यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की फॉर्म में जाता है। क्लियर? तो 2 चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, एक तो ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, दूसरा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या हो रहा है, इसके अंदर ऐड हो रहा है। और ध्यान ये रखना है कि ये भी 3 कार्बन का है, ये भी 3 कार्बन का है। समझ में आई बात? क्लियर है अभी तक सबको? क्लियर है ना? चलो देखो, बहुत लॉजिकली पढ़ोगे, कभी भूलोगे नहीं और हमेशा याद रहेगा। तो अभी तक हम ये वाला डायग्राम पे आते हैं। तो 3PgAl में 3 कार्बन थे, एक फॉस्फेट था। 1,3 बिस PgA में अब 2-2 बनने लग गए, अब सब कुछ 2-2 बनेगा। तो 2-2 बनने लगे। क्यों 2-2 बनेगा? क्योंकि हमने शुरुआत तो 6 कार्बन से की थी, लेकिन यहाँ पे तो अब 3-3 कार्बन के ही है ना, तो इसलिए यहाँ पे अब जो भी चीज़ बनेगी वो 2-2 बनेगी, डबल बनेगी, ताकि 6 कार्बन जो है वो मेंटेन रहे हमारे, ठीक है। तो अब 2-2 चीज़ें तुम्हें बनानी है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि 3 कार्बन है और 2 फॉस्फेट हो गए, एक पहले से था, एक और ऐड हो गया, तो 2 फॉस्फेट हो गए। इसके बाद 1,3 बिस PgA के बाद बनता है 3PgA, यानी कि 1,3 बिस PgA मतलब 2 फॉस्फेट थे, अब उससे एक फॉस्फेट हो गया, 2 फॉस्फेट से एक फॉस्फेट हो गया। तो अब क्या होगा, उल्टा होगा, ADP वापस आ जाएगा, ADP कहेगा ला मेरा वापस कर फॉस्फेट, तो ADP क्या करेगा, यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप ले लेगा। लेकिन अब ट्विस्ट की बात यह है कि अभी तक सब कुछ एक एक था नंबर में, है ना। अब 3 कार्बन जैसे ही यहाँ पे शुरू हुए, यहाँ पे सब कुछ डबल हो गया, सब कुछ डबल हो गया। तो ये जो ATP बनेंगे ये कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। यहाँ पे जो NADH2 बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। समझ में आई बात? चलो इसके बाद 3PgA से 2PgA कोई चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखो, एक फॉस्फेट ग्रुप एक पोजीशन पे लगा है, 2PgA में दूसरी पोजीशन पे लगा है, तो कोई चेंज नहीं होता, कुछ भी ऐड नहीं होगा, कुछ भी हटेगा नहीं 3PgA से 2PgA वाले स्टेप में। 2PgA से बनता है फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट, PEP बनता है, कोई और चेंज नहीं हो रहा है, फॉस्फेट ग्रुप वैसे का वैसा ही यहाँ पे भी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बस वाटर निकलता है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आपको अगर एक चीज़ याद हो कि हमने रेस्पिरेशन में सबसे पहली जो इक्वेशन पढ़ी थी कि ग्लूकोज को हम तोड़ते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वहाँ क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, उसके अंदर एक प्रोडक्ट क्या था, याद करो फटाफट, और क्या हमें मिल रहा है यहाँ से। तो आप जो पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हो, आपको बस ये ढूंढना है कि मुझे कहाँ पे CO2 मिल रहा है, कहाँ पे मुझे वाटर मिल रहा है और कहाँ पे एनर्जी मिल रही है। तो ये वाली इक्वेशन, स्टोरी ऑफ रेस्पिरेशन मत भूलना, ग्लाइकोलिसिस के चक्कर में इससे रिलेट नहीं करते हम कभी भी।
लेकिन इससे रिलेट करना कि मेरा ग्लूकोज टूटा तो पहले स्टेप में मुझे कहाँ पे CO2 मिला, कहाँ पे पानी मिला और कहाँ पे एनर्जी मिली। ठीक है, तो अभी आपको ध्यान रखना है, अब समझो इस बात को। तो अब हमने कहाँ तक पढ़ लिया, यहाँ तक, PEP तक। अब PEP से मुझे बनाना है पायरुविक एसिड, PEP से बनाना है पायरुविक एसिड। तो PEP के अंदर क्या था, एक फॉस्फेट ग्रुप था, पायरुविक एसिड के अंदर कोई फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है, कोई फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे ADP फिर से आएगा, कहेगा लाओ मेरा वापस से फॉस्फेट ग्रुप करो, और वो फॉस्फेट अपना ले जाएगा यहाँ से, और मुझे क्या मिल जाएगा, अल्टीमेट चीज़ जो ग्लाइकोलिसिस का फाइनल चीज़ है, फाइनल प्रोडक्ट है, पायरुविक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, इतना सबको क्लियर है, समझ में आया। देखो यहाँ पे हमने PEP में पढ़ा एक फॉस्फेट लगा हुआ था, और फाइनली पायरुविक एसिड में फॉस्फेट नहीं लगा हुआ है, समझ में आया। अब इसके बाद एक चीज़ और रह गई है, वो है एंजाइम्स के नाम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है याद करने, पर कुछ कुछ एंजाइम आपको हमेशा याद होने चाहिए। जब भी आपका ATP का कुछ भी होता है ना, तो हमेशा वर्ड लगाते हैं हम काइनेज। एक तो सबसे पहली बात ये ध्यान रख लो, कभी भी ATP का कुछ टूट रहा है, बन रहा है, तो हम काइनेज वर्ड यूज़ करते हैं ATP के लिए, ठीक है, या फॉस्फेट के लिए हम कहते हैं। उसके बाद अगर कभी भी आइसोमराइजेशन होती है, जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एक दूसरे के आइसोमर है, तो हम यहाँ पे एंजाइम का नाम लगा देते हैं आइसोमरेज। ठीक है, तो अभी तक हमने यहाँ से देखा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट तक हमने आइसोमर चेंज करे हैं, तो हम यहाँ पे नाम लगा देते हैं आइसोमरेज। ठीक है, कुछ एंजाइम है जो याद करने, सारे नहीं करने, जो करने हैं वो मैं बता दूंगी। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन रहा है, तो हम बोलते हैं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। क्यों बोलते हैं, फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर रहे हैं, किस में ऐड कर रहे हैं, फ्रक्टोज में, और ATP है तो काइनेज बोल देंगे, तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, इसके बाद फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से 3-PGL DHAP बनता है एक एंजाइम, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, जिसका नाम है एल्डोलेज। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। उसके बाद अगर आप कोई नहीं याद करना चाहते मत करना, एक आप और याद रख लेना, PEP से जब पायरुवेट बनता है तो पायरुवेट काइनेज बोलते हैं, पायरुवेट काइनेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे खत्म हो गया आपका ग्लाइकोलिसिस।